हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और आपका दिन कैसा गुजर रहा है। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिला नावल तुमसे क्या कहें जाना की एपिसोड 16, जिसको आपके लिए लिखा है अनाया रियाज ने। तो चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। तो चलते हैं नावल की तरफ। हफ्ता होने वाला है तुम लोगों की शादी को, कहीं घूमने का प्रोग्राम नहीं? मिन्हा वलीमे के बाद ही अपने घर चली गई थी। आज वीकेंड था, इसीलिए वो यहाँ पाई जा रही थी। सभी शाम की चाय पी रहे थे जिस वक्त उसने आयतुन को मुखातिब किया। वलीमे के अगले दिन से उसने भी दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। सभी छुट्टियाँ कैंसिल कर दी थीं। घर बैठकर अबिया के साथ सिवाय उसका फिशारे खून बढ़ने के और कुछ नहीं होता था। इतनी देर तक वो एक्टिंग भी नहीं कर सकता था। समझ नहीं आ रहा था कि इस मसले का हल कैसे निकाले। फ़िलहाल उसने ऑफिस ज्वाइन करना बेहतर समझा। मरियम ने बहुत शिकवा किया, मगर जिसको शिकवा करना चाहिए था उसे आयदून ने ऐसा कोई हक नहीं दे रखा था। उसके ऑफिस ज्वाइन करते ही अबिया भी बमुश्किल 2 दिन ही हाथ पर हाथ धरकर बैठी थी। फिर खुद को मरियम और ज़ुफ़िशा के साथ घर के कामों में उलझा लिया। मिन्हा के आने से घर में रौनक सी हो गई थी। इस वक्त भी वही सबको शाम की चाय सर्व कर रही थी। मैं तो कह कह कर थक गई हूँ, ये आता ही इतनी लेट है कि बच्ची को घुमाने का भी टाइम नहीं दे पाता। मरियम ने शिकायती नज़रों से उसकी जानिब देखा। बच्ची इसी शहर से है, कौन सा दूसरे शहर से आई है? सारा शहर तो देख रखा होगा। सभी से नज़रें चुराते अपने कप पर नज़र जमाएं, वो अपने लहजे को किसी हद तक मज़ा का रंग देते बोला, मगर अबिया को उसका लहजा तंज से भरपूर लगा। मैं और उमर भी तो एक ही शहर से हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता कैसे रोज़ाना कहीं ना कहीं आउटिंग के लिए हम शादी के बाद पूरा 1 महीना रोज़ाना जाते थे। मिन्हा को उसका अंदाज़ एक आँख नहीं भाया। भाई आपके मियाँ ठहरे मुलाजिम पेशा बंदे, मेरा अपना बिजनेस है, मैं इतनी छुट्टियाँ और गैर हाज़िर अफोर्ड नहीं कर सकता। वैसे भी आजकल बहुत अहम डीलिंग्स चल रही हैं। परसों तो मैं जल्दी आ गया था। अबिया से कहा भी था, कहने लगी मेरा कोई ख़ास मूड नहीं है बाहर जाने का। क्यों बिया, आपने खुद मना किया था ना? सभी के सामने उसे ज़रा भर तवक्को नहीं थी कि वो यूं बेतकल्लुफ़ी से ना सिर्फ उसे मुखातिब करेगा बल्कि फंसा देगा। मेरी 2 साल इतनी टफ़ यूनी की रूटीन रही है कि सीरियसली अभी घर में रहकर सुकून मिलता है। वैसे भी मैं इरादा कर रही थी कि कुछ दिनों में पार्लर ज्वाइन कर लूँ, अगर आप सबकी इजाज़त हो तो। वैसे भी एक कोर्स शुरू होने वाला है और वो कोर्स मैं मिस नहीं करना चाहती। ज़रा सा संभल कर आयदून की हाँ में हाँ मिलाने की बजाय उसने बात का रुख ही सरासर बदल दिया। मैं तो सोच रही हूँ वो जो हमारा गुलशन इकबाल वाला घर है उसका नीचे वाला पोर्शन खाली है, ऊपर किराएदार हैं, तुम वहाँ अपना पार्लर शुरू कर लो। इतना एक्सपीरियंस तो तुम्हें हो चुका है, चंद एक और कोर्सेज कर लो, वो जगह भी बहुत चलने वाली है। वैसे भी तुम्हारा तो ख्वाब था अपना पार्लर खोलने का। मिन्हा ने मोहब्बत से उसे देखते मशवरा दिया। थैंक यू सो मच, मगर मैं चाहती हूँ मैं सब कुछ अपने पैसों से करूँ। उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते वो सहूलत से इनकार कर गई। ये क्या कहा तुमने? बेटियों को उनके हिस्से का मैं सब दे चुकी हूँ, अब जो कुछ है वो तुम्हारा और आयदून का ही तो है। क्यों आयदून, तुम्हें कोई एतराज़ है? मरियम ने शिकवा भरी नज़रों से अबिया को देखते आयदून को भी बीच में घसीटा। अबिया के ख्वाबों और हकीकतों से उसका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था। वो अब उसकी ज़िंदगी से जाएगी नहीं, ये अंदाज़ा उसे उस एक हफ्ते में हो गया था। एक खामोशी उनके दरमियान में आ चुकी थी। जिस आयदून के पीछे पागलों की तरह उसके डिपार्टमेंट तक वो उसका पीछा करती थी, अब आयदून को महसूस होता था कि वो अबिया है ही नहीं। वो उसके आसपास हो ना हो उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। अबिया का यूं उसकी ज़ात की नफ़ी करना उसके अंदर अजीब सा अलाव दहका देता था। या तो वो सब झूठ और नाटक था, या फिर ये सब झूठ और नाटक था। आखिर अबिया का असल चेहरा कौन सा था? आयदून का तो ख्याल था कि उसके यूं कुदरत की तरफ से मिलते ही अबिया तो खुशी से पागल हो चुकी होगी, उसे वैसे ही अपनी हर वक्त की मौजूदगी और तवज्जो से इरिटेट करेगी जैसे यूनी में कर चुकी थी। मगर उसे मुखातिब करना तो दूर की बात, वो तो उसे देखती तक ना थी।
कहाँ गुम हो भई? मरियम ने दोबारा उसे पुकारा। जैसे आप सबको बेहतर लगे, मुझे तो कोई इशू नहीं। ना चाहते हुए भी उसके मामलात में आयदून को आना पड़ रहा था। बस फिर कल जाकर तुम अबिया को वो जगह दिखा दो। इसमें जैसे भी उसने सेटिंग करवानी हुई, पॉलर के हिसाब से जो कुछ बनवाना हुआ वो भी देख लेना। मरियम ने उसे एक और जिम्मेदारी लगाकर बात समेटी। जी। उसके चेहरे के चढ़ते उतरते उतार चढ़ाव अबिया के अलावा और किसी को नजर नहीं आ रहे थे। मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊंगी? कल से किरत की मेहंदी का फंक्शन शुरू हो रहा था और वो इस वक्त अनीला के साथ लगी उदास सी शक्ल बनाए बैठी थी। समिया अपने बेटे के हमरा 2 दिन से आ चुकी थी। रबिया इतनी जल्दी आ नहीं सकती थी, इसीलिए उसने तहाइफ और कुछ नकद भिजवा दिए थे। उसके शौहर की छुट्टी का मसला था और उसे भी अभी गए हुए 9 माह ही हुए थे। इतनी जल्दी वहाँ से आना उसके लिए मुश्किल था। किरत ने तो उससे खूब शिकवा किया, फिर उसकी मजबूरी की वजह से खामोश रही। तुम क्यों परेशान हो? वैसे भी अम्मी यहाँ थोड़ी रहेंगी। उमर की पोस्टिंग हो रही है कराची, फूफो साथ जाने को तैयार नहीं। उमर ने इनसे बात कर ली है, उन्होंने अम्मी को साथ ले जाने का कहा है, लिहाजा अब अम्मी मेरे साथ रहेंगी। समिया मेहंदी के कपड़े सीकर के अंदर लाते हुए बोली। आपने मुझे नहीं बताया? अनीला की खामोशी से उसे अंदाज़ा हो गया कि वो ये बात पहले से जानती हैं। हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ, आती जाती रहूँगी। वैसे भी तुम्हारे बाप का हिस्सा है उस घर में। यहाँ से निकल गई तो सबने वैसे ही इसे मार लेना है। तुम्हारे और फाहम के पास भी आती जाती रहूँगी। उसके गिर्द प्यार से बाजू लपेटते उन्होंने उसे समझाया। अच्छा, अब ज़्यादा इमोशन सीन बनाने की ज़रूरत नहीं। जल्दी उठो, पॉलर जाना है तुम्हारी सर्विसेज के लिए और मुझे भी फेशियल करवाना है। समिया उसके करीब आते जल्दी जल्दी का शोर मचाने लगी। 2 दिन गोया पर लगा कर गुजरे। उसकी बारात का दिन भी आ पहुंचा। क्या हो गया तुम्हें? उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों में लेते ज़ेबीन ने तशवीश से पूछा। पता नहीं, घबराहट हो रही है, वो अपनी कैफियत बताने लगी। वादे के मुताबिक ज़ेबीन और अबिया दोनों इस वक्त उसके पास मौजूद थीं। अबिया को आयतून ही ड्रॉप करके गया था, मगर उसने शादी अटेंड करने से इनकार कर दिया था। अबिया ने भी एक बार के बाद दोबारा इसार नहीं किया था। उसे हॉल के बाहर उतार कर वो वजह से मिलने निकल गया था। अपनी शादी के बाद उससे मिलने का मौका ही नहीं मिला था। आयदून भाई नहीं आए। किरत के इस अवसर पर वो फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर सरनफी में हिला गई। कहा था मैंने कि चलें। कहने लगे, मेरा तो अभी कोई वहाँ जानने वाला नहीं, तुम तो अपनी दोस्त के साथ मसरूफ़ हो जाओगी, मैं क्या करूँगा? ज़ेबीन ने बड़े गौर से उसके चेहरे की जानिब देखा, जहाँ साफ झूठ लिखा हुआ था। वो ठीक है तुम्हारे साथ? ज़ेबीन के इस अचानक सवाल पर वो खाली खाली नज़रों से चंद लम्हे खामोशी से उसे देखकर खोखली हंसी हंसी। हाँ यार, बिल्कुल ठीक है, और एक सरप्राइज़ भी है तुम लोगों के लिए। उसने लहजे को यकसर हशाश बशाश बनाने की कोशिश की। मैं खाला बनने वाली हूँ? किरत ने अपने दिमाग के मुताबिक गैस लगाया, जिस पर ज़ेबीन ने तो माथे पर हाथ मारा और अबिया का चेहरा लम्हा भर को सुर्ख हुआ। पागल तो नहीं हो तुम? इतनी जल्दी ये सब नहीं होता। उसकी शादी को फ़कत 20 दिन ही तो हुए थे। अबिया ने उसे घूरा। मेरी सास का एक घर गुलशन इकबाल में है, उसका नीचे वाला पोर्शन खाली है और माँ बदौलत वहाँ अपना पार्लर खोल रही हैं। उसने फर्जी कॉलर झाड़ते बताया। वाह, मुबारक हो यार। दोनों खुशी से उससे लिपट गईं। ड्रीम्स कम्स ट्रू। किरत ने मोहब्बत से उसके गाल पर लब रखे। हाँ यार, उसके चेहरे पर वाज़ेह खुशी और सुकून देखा जा सकता था। बस फाइनल हो गया, मैं तो अपनी शादी पर अब तुम्हारे पार्लर से ही तैयार होंगी। ज़ेबीन ने गोया बुकिंग भी करवा ली। अभी और किरत हंस पड़ी। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। उसकी जल्दी पर वो हंसते हुए बोली। तो मेरी शादी कौन सा कल है? अभी तो दूल्हा भी नहीं मिला। वो भी हंसते हुए बोली। निकाह चूँकि पहले हो चुका था, कुछ ही देर में किरत को स्टेज पर ले जाया गया। सामने से आती अप्सरा को देखकर फाहम तो दंग ही रह गया। आम हुलिये से हटकर इस वक्त पिस्तई और शॉकिंग पिंक लहंगे और शर्ट पर डीप रेड दुपट्टा खूबसूरती से सजाए और उस पर भी गोल्डन नेट के दुपट्टे को घूंघट के अंदाज में उस पर दिए वो परिवेश धीरे धीरे 200 के हमरा चलते स्टेज के करीब आ रही थी।
वो खुद इस वक्त गोल्डन और ऑफ वाइट शेरवानी पर डीप रेड कुल्ला पहने शहजादों से कम नहीं लग रहा था। आगे बढ़कर उसने अपना भारी मर्दाना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे कपकपाते हाथों से किरत ने थाम लिया। स्टेज पर उसके मुकाबिल खड़े होते उसकी जानिब रुख किया। फाहम ने बढ़कर उस नेट के दुपट्टे का घूंघट उलट दिया। बालों की खूबसूरत सी चोटी बाएं जानिब से आगे की गई थी। वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि फाहम को लगा यहीं सबके सामने उससे कोई शरारत सरजद ना हो जाए। सब प्लीज सामने। फोटोग्राफर की आवाज़ पर वो चौंका। उसका रुख सामने की जानिब किया। मुड़ने से किरत का लहंगा रोल हो गया था। फाहम ने झुककर उसे ठीक किया। इसके साथ सीधा खड़े होते उसने किरत के कंधों के गिर्द अपना बायां बाजू फैलाया। उसके लम्स पर वो सिमट सी गई। फिर रुखसती और घर पहुंचने तक वो मज़ीद नर्वस रही और वो उतना ही मुतमईन था। रुबाब का फैसला उसे अपने लिए बेहतरीन फैसला लगा था। किरत को स्टेज पर बिठाने के बाद वो अबिया को लिए अनीला के पास आई। समिया भी वहीं मौजूद थी। बहुत मुबारक हो आपको। वो जब से आई थी किरत के साथ ब्राइडल रूम में ही थी। हत्ता कि समिया ने उनका खाना भी वहीं पहुंचा दिया था। इसीलिए अनीला से अभी उनकी मुलाकात हुई थी। कुछ ही फासले पर अपने पुराने दोस्तों के झुरमुट में बैठे उसने फाहम की दुल्हन के साथ मौजूद ज़ेबीन को हैरत से देखा। लाइट ग्रीन, ऑरेंज और मरजंडा रंगों के इम्तिजाज की लॉन्ग शर्ट और चूड़ीदार पजामे में सजी सवरी सी ज़ेबीन को वो खामोश नज़रों से देख रहा था। उस दिन के बाद से उन दोनों में अजनबियत की दीवार हाइल हो गई थी, जिसे ना तो दानिल ने और ना ही ज़ेबीन ने पाटने की कोशिश की थी। दोनों पहले रोज़ की तरह एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए थे। ज़ेबीन को काफ़ी देर से महसूस हो रहा था जैसे वो किसी की नज़रों के हसार में हो। इर्द गिर्द देखा मगर कोई ऐसा शख्स नजर न आया। अपनी उलझन को उसने खुद तक ही महदूद रखा। जाओ किरत के साथ एक पिक्चर बनवाओ। समिया ने दोनों के इशारे से स्टेज की जानिब धकेला। कोई बात नहीं आपा। वो दोनों वहाँ मौजूद रश देख कर झिझक रही थी। अरे ऐसे कैसे, ये तो यादगार लम्हे होते हैं। चलो चलो। समिया ने उन्हें स्टेज की जानिब धकेला। अभी वो दोनों चढ़ ही रही थी कि ज़ेबीन को अपने उक़ूब में मखसूस स्टिक की आवाज़ सुनाई दी। इससे तो वो हज़ारों क्या लाखों में भी पहचान सकती थी। स्टेज पर चढ़कर उसने जैसे ही मुड़कर देखा, उसके बिल्कुल पीछे दानिल खड़ा गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। ज़ेबीन ने हैरत से उसे यहाँ देखा। शुक्र है जनाब आप आ गए, वरना तो मैं सोच चुका था कि कल सबसे पहले तुमसे लड़ने पहुँचूँगा। फाहम भी तकल्लुफ़ी से सोफ़े से खड़ा होता उसके करीब आते बगलगीर होते हुए बोला। ज़ेबीन को उनके दरमियान ये बेतकल्लुफ़ी देखकर समझने में देर नहीं लगी कि वो दूल्हा की जानिब से इनवाइटेड था। शायद उसका दोस्त था या रिश्तेदार। तुम क्यों यहाँ जम गई हो? अबिया ने उसे वहीं खामोशी से खड़े देखकर पूछा। नहीं कुछ नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाती किरत के पास बैठने के लिए बढ़ी। आजा आजा। फाहम ने अपने साथ सोफ़े पर उसे बिठा लिया। नहीं, मैं बाद में आ जाता हूँ, इनकी पिक्चर ख़राब होगी। उसके लहजे की अजनबियत पर ज़ेबीन ने ज़ख्मी नज़रों से उसे देखा, जो एक नज़र उसे देखकर उठने के लिए बरतोल रहा था। आप लोग माइंड तो नहीं करेंगी, इसकी पिक्चर साथ ही ले लें, क्योंकि अब अगर ये स्टेज से उतरा तो वापस नहीं आएगा। फाहम ने इजाज़त तलब नज़रों से अबिया और ज़ेबीन को देखा। कोई बात नहीं, हम दोनों तो इस जानिब हैं, आप इनको फ्रेम से आउट करके हमें तस्वीर भिजवा दीजिएगा। दानिल को उससे इसी किस्म के जवाब की तवक्को थी। न जाने क्यों हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। अबिया ने घबरा कर उसका हाथ दबाया। फाहम का दोस्त था, आखिर वो उसे बुरा भी लग सकता था। किरत और अबिया अभी तक उसके एकेडमी के सर से सिर्फ नाम की हद तक वाकिफ़ थी। यार मुझे भी मेरी साइड वाली ही पिक सेंड करना। वो खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। फाहम ने कुछ अचंभे से उसे देखा। उसे महसूस हुआ जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते हों। उसे दानिल की नेचर का अच्छे से इल्म था। वो यूं किसी गैर लड़की के साथ कभी भी तकल्लुफ़ नहीं होता था कि उसकी बात का जवाब वो भी मुस्कुराते लहजे में दे। एक अबरू उचका कर उसने दानिल को देखा। ब्रो, सीन क्या है? फाहम की बात पर उसने मुस्कुराहट रोकते उसे सामने कैमरे की जानिब देखने का इशारा किया।
फ़ाहम के हौले से सर हिलाने पर उसे अंदाज़ा हो गया कि अब उसकी शामत आने वाली है। फ़ाहम और बात को छोड़ दे, सवाल ही पैदा नहीं होता था। तस्वीर उतरवा कर किरत से मिलकर फ़ाहम को एक बार फिर मुबारकबाद देकर वो दोनों स्टेज से उतर चुकी थीं और इस तमाम अरसे में वो दो गहरी आंखों के हसार में रही थी, जिसका अंदाज़ा ज़िबीन को बेहद अच्छी तरह था। दानिल को खुद अपने रवैये की समझ नहीं आ रही थी कि ज़िबीन को यहाँ देखकर उसे एक अजीब सा खुशगवार एहसास क्यों हो रहा था। थोड़ी देर पहले ही रुबाब उसे खूबसूरती से सजे फ़ाहम के कमरे में बेड पर बिठा कर गई थी। मैं इतनी खुश हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकती। फ़ाहम, शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तुम्हें। वो बहुत आसानी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं करता, मगर वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। अब मैं अपने घर में मुतमईन रहूँगी कि मेरे प्यारे से भाई का ख्याल रखने के लिए तुम उसके पास हो। रुबाब के अल्फाज याद करके उसने एक गहरा सांस लिया। वो हाथों को मरोड़ते अपनी घबराहट को कम करने की कोशिश कर रही थी। सामने लगे वॉल क्लॉक पर रात के 12:30 बज चुके थे। फ़ाहम अभी तक कमरे में नहीं आया था। खाना भी उसने ठीक से नहीं खाया था। अब इस वक्त पेट में चूहे दौड़ रहे थे। हालांकि रुबाब ने पूछा भी था कि खाने के लिए कुछ भेज दे, मगर उस वक्त उसने शर्म के मारे मना कर दिया। तुम शर्म कर लो, खुद को कोसा। अभी वो अपने आप को कोसने में मसरूफ़ थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। हाथों में पसीने आने लगे। आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा बंद करके दबीज़ कालीन पर आहिस्ता से चलता वो बेड के करीब पहुंचा। सर झुकाए वो उसके इंतज़ार में बैठी हाथों को मसलसल मसल रही थी। फ़ाहम ने एक मुस्कुराती नज़र उसके सरापे पर डाली। शेरवानी के बटन खोलकर आहिस्ता से बेड पर रखते, कुल्ला भी उतार कर साइड टेबल पर रखते, अब वो पूरी तरह उसकी जाने मुतवज्जा होता उसके करीब बैठा। अच्छी लग रही हो। सलाम तो वो उसे सेज पर ही कर चुका था, लिहाजा बात का आगाज़ उसने उसकी तारीफ़ के साथ किया। किरत ने एक नज़र उठाकर उसे देखा और वापस अपने हाथों को देखने लगी। तुम घबरा रही हो? जानबूझकर उसे छेड़ा, हाथ बढ़ाकर उसके हाथों को थामा। किरत को लगा उसका दिल उछलकर अब हलक में आ जाएगा। मुझे भूख लग रही है। आंखें बंद करके तेज़ी से वो बोली। फ़ाहम ने पहले तो हैरत से उसके लबों से निकलने वाले अल्फाज सुने, फिर ज़ोर से हंसा। खाना नहीं खाया था? उसने अगला सवाल किया, लहजा अब भी मुस्कुराहट लिए हुए था। उसने एक नज़र दोबारा उसके मुस्कुराते चेहरे पर डालकर नफ़ी में सर हिलाया। आँखों का गहरा होता तासुर उसे उसके चेहरे को ज़्यादा देर देखने से रोक रहा था। बहुत अहम मसला हो गया ये तो। मैं मुलाजमा को कहता हूँ। अभी वो इंटरकॉम उठाने ही वाला था कि उसने मना कर दिया। अब रहने दें, सब क्या सोचेंगे। अब उसे फ़िक्र लाहक हुई कि चंद एक रिश्तेदार उनके घर में मौजूद थे, वो शायद बाहर जाग रहे हों। तो क्या सारी रात ऐसे ही बेचारी सी शक्ल बनाकर गुजारोगी? खाली पेट सोगी? फ़ाहम ने भवें उचका कर पूछा। आपके पास कमरे में कोई चीज़ नहीं? मैं तो इतना कुछ रखती थी, निम्को, चॉकलेट, बिस्किट्स। आप अपनी वार्डरोब में कुछ नहीं रखते? इतनी बड़ी सारी सी तो है। वो एक नज़र सामने ड्रेसिंग रूम से नज़र आती वार्डरोब को देखकर बोली। फ़ाहम उसकी बातों पर मुस्कुराने के सिवा और कर ही क्या सकता था। किस कदर झली लड़की थी। अपने और उसके ताल्लुक़ को इस वक्त समझने की बजाय उसे खाने की फ़िक्र थी और उसे सजेशंस भी दी जा रही थीं। कल से तुम रख लेना इस वार्डरोब में जो दिल चाहे। उसके सामने से उठते हुए वो शोखी भरे लहजे में बोला। उसे मुस्तकबिल करीब में अपनी वार्डरोब के नक्शे में कुछ ऐसी ही चीज़ों का इजाफा अभी से नज़र आ रहा था। ओके, मैं खुद कुछ ले आता हूँ। कहूँगा मुझे भूख लग रही है। फ़ाइन। बालों में हाथ फेरते वो उसकी जानिब मुड़कर पूछने लगा। किरत को उसका आइडिया पसंद आया। हौले से सर हिलाकर तायीद की। तुम अगर चेंज करना चाहो तो कर लो। किरत ने उसकी बात पर मज़ीद सुख का सांस लिया। इतने हैवी जोड़े में और सर पर रखे दुपट्टे से उसे लग रहा था कि अब उसकी गर्दन अलग हो जाएगी। इतनी शदीद दर्द होने लग गई थी। फ़ाहम के जाते ही उसे भी बेड से उठते अपना रुख ड्रेसिंग रूम की जानिब किया। उसके आने से पहले वो चेंज करके रिलैक्स हो चुकी थी। जिस समय खाने की ट्रे पकड़े वो अंदर दाखिल हुआ, वो सादा से लिनन के ब्लू प्रिंटेड सूट में धुले चेहरे के साथ आंखों पर नज़र के ग्लासेस लगाए, मोबाइल हाथ में लिए बेड के दाएं जानिब रखी 2 कुर्सियों में से एक पर बैठी थी।
थैंक यू सो मच एंड सॉरी। उसकी बात पर वो फिर उलझा। थैंक यू इस बात पर कि आप मेरे लिए खाना लेकर आए, और सॉरी इसलिए कि अम्मी ने कहा था फ़ाहम की खिदमत करना और मैंने आपको अपनी खिदमतों पर लगा दिया है। वो आहिस्ता से हंसते हुए जैसे उसे हर परेशानी और फिक्र से आज़ाद कर रही थी। उसके यही अंदाज फ़ाहम को पसंद थे, बेफिक्रे से। तुम खा लो, तब तक मैं चेंज कर लेता हूँ। वो खुद ही वहाँ से हटा ताकि वो रिलैक्स होकर खा ले। कुछ देर बाद वो वापस आया तो वो खाने से फारिग हो चुकी थी। नमाज पढ़ ली है तुमने ईशा की? उसके सवाल पर किरत ने नफ़ी में सर हिलाया। आ जाओ, फिर वज़ू करके इकट्ठे पढ़ते हैं। जिस डर और खौफ के असर में वो थी कि न जाने फ़ाहम कैसा होगा। किसी से चंद लम्हों के लिए बचपन के ताल्लुकात के सबब मिलने में और एक मजबूत रिश्ते में बनकर मिलने में बहुत फ़र्क होता है। न जाने वो उसे क्यों आज बहुत मुख्तलिफ, बहुत अच्छा लग रहा था। केयरिंग वो था, मगर अपने लिए उसकी इतनी केयर वो पहली बार महसूस कर रही थी। ख़ास तौर पर इस रिश्ते को लेकर उसके दिल में बहुत से वसवसे थे कि अपने माँ बाप के तजर्बे के बाद न जाने वो इस रिश्ते को लेकर उसके साथ कैसा सलूक करे। अमूमन ब्रोकन फैमिली के बच्चे शादी जैसे रिश्ते पर यकीन नहीं रखते, मगर वो उसे अक्सर मुख्तलिफ लगा। बेहद मुतमईन। कुछ बात करनी है तुमसे, यहाँ आ सकती हो? बेड पर दाएं जानिब तकिया ठीक करके बैठता, बेड ग्राउंड से टेक लगाते वो उसकी जानिब देख रहा था जो कुर्सी पर बैठी थी। मैं ये ट्रे रखाऊं? वो झिझक रही थी। वो अच्छे से महसूस कर रहा था। नहीं, रहने दो। ये साइड पर टिश्यूज़ रखे हैं, अगर कुछ छोड़ दिया है तो उसे टिश्यू से कवर कर दो। उसके शरारती अंदाज पर उसने मुंह बनाकर उसे देखा। इंसान हूँ, जिन तो नहीं कि ये सारी बिरयानी ख़त्म कर देती। सर झटक कर वो टिश्यूज़ से ट्रे को कवर करने लगी। फिर खामोशी से बाएं जानिब आकर बेड से टेक लगाकर टांगें फोल्ड करके बैठ गई, जबकि वो टांगें सीधी किए उसकी जानिब रुक किए उसे ही देख रहा था, या शायद अल्फाज तरतीब दे रहा था। तुम जानती हो ना, मैंने तुम्हें तलाक का हक़ दिया है। उसकी बात पर अबिया ने झटके से सर उठाया। वो ऐसे क्यों कह रहा था? जी, वो जानती थी निकाह के सभी पेपर्स फ़ाहम ने मौलवी के साथ बैठकर डिस्कस करके तैयार करवाए थे, जिसमें वो खाना जो अमूमन हमारे माशरे में काट दिया जाता है, ये कहकर कि बच्चियों को ये हक़ देकर क्या करना है। मगर उसकी किस कदर अहमियत है कि हमारे मज़हब ने वो हक़ औरत की ज़िंदगी से नहीं काटा। वो हक़ देने का मकसद ये है कि कभी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि अब मेरे साथ रहना तुम्हें पसंद नहीं, या मेरा मिजाज तुम्हारे साथ इतना फ़र्क है कि तुम इस पर अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, तो तुम्हें पूरा हक़ है कि तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन जो वक्त हम इकट्ठे गुजारें, जो ज़हनी और जिस्मानी ताल्लुक़ हम शेयर करें, उसे कभी मौशे के लिए सवालिया निशान मत बनाना। इस ताल्लुक़ को कभी गलती मत कहना। फ़ाहम की बातें उसे समझ आ भी नहीं थी और नहीं भी। वो जो अभी कुछ देर पहले ये सोच रही थी कि ब्रोकन फैमिली का हिस्सा होने के बावजूद वो इसके और अपने ताल्लुक़ को नॉर्मली ले रहा है, तो ये उसकी खाम ख्याली थी। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो रूहान सी हो गई थी। अगर अम्मी को पता चल गया कि पहली रात ही वो उससे तलाक की बातें कर रहा है, तो इसमें घबराने की क्या बात है? ये इस रिश्ते की एक हकीकत है। वो उसकी रोनी सूरत देखकर सीधा होकर बैठ गया, उसका हाथ थामा। कोई अपनी नई नवेली बीवी से पहली रात ऐसी तलाक की बातें करता है? मुंह बनाकर बोलती वो उसे बेहद क्यूट लगी। बेख्तियार होकर वो उसके माथे पर अपने लब रख गया। वो जो मुतमईन थी कि अभी तक फ़ाहम ने किसी किस्म की कोई पेशरफ नहीं की, वो भी उसकी खाम ख्याली ही थी। वो इस वक्त उसके करीब उसकी बीवी की हैसियत से थी। उनकी शादी की पहली रात थी, तो ये क्यों कर मुमकिन ना था कि वो उसके वजूद से गाफिल होता। तो फिर कैसी बात करते हैं? उसका गंभीर लहजा उसे घबराने पर मजबूर कर गया। मुझे नहीं पता, मगर इतनी खौफनाक बातें नहीं करते। वो सर झुकाकर कपकपाते लहजे में बोलती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। मेरा सब माजी तुम्हारे सामने है, कुछ भी तुमसे छुपा नहीं। मेरे माँ बाप इतने साल इकट्ठे रहने के बाद यही समझते रहे कि उन्होंने गलती की, और वो गलती हम दोनों को पैदा करके की। शायद हम ना होते तो वो बहुत पहले अलग हो जाते।
मेरे फादर ने उन्हें तलाक का हक नहीं दिया था और उसी की कानूनी और अना की जंग उनके दरमियान कुछ अरसा चलती रही, जिसमें उन्होंने एक दूसरे पर कीचड़ उछाला, अपने बेडरूम की बातें सरेआम की। हम इतने छोटे नहीं थे कि ये सब समझ ना पाते। शायद इसीलिए वो सभी बातें मेरे शऊर में अभी भी कहीं हैं और मुझे तकलीफ़ देती हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता महज दो जिस्म और चंद ख्वाहिशात का नहीं होता। मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ का नाम नहीं है। मेरे ख़्याल में जहाँ नफ्स की ख्वाहिश हो वहाँ मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो नफ्स से मावरा चीज़ है। सर झुकाए उसके हाथों को मुसलसल अपने हाथों से सहलाते वो सब उससे कह रहा था जो शायद उसने कभी किसी से नहीं कहा था, क्योंकि वो उसे महज नाम की शरीके हाथ नहीं बनाना चाहता था। मैं चाहता हूँ हमारी मोहब्बत रूह से शुरू हो। तुम्हारे वजूद पर मैं अपना हक तब समझूंगा जब तुम दिल से मुझे कबूल कर चुकी होगी। मैं जानता हूँ हम में अभी मोहब्बत नहीं है, ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ जो अल्लाह ने हमारे लिए चुना है। मोहब्बत का ताल्लुक़ बनने में वक्त लगेगा और मैं चाहता हूँ हम भी एक दूसरे को वो वक्त दें ताकि मैं या तुम कभी हमारे दरमियान जिस्मानी ताल्लुक़ को गलती ना कहें बल्कि मोहब्बत की तकमील समझें। किस कर्ब से वो गुज़रा होगा जब उसके माँ बाप उन्हें डिसोन कर रहे होंगे और ये तकलीफ़ उसके अल्फाज की सूरत आज की रात को बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। मेरी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स और ताल्लुक़ नहीं आया कि जिसके बारे में मैं ये कह सकूं कि मुझे उससे मोहब्बत रही हो। अब्बू की डेथ के बाद हम तीनों बहनों ने इतना फूंक फूंक कर कदम रखा कि कभी हमारी माँ को हमारी किसी लफ्ज़िश की वजह से कोई तकलीफ़ ना सहनी पड़े। ऐसे में किसी इंसान से मोहब्बत का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए मुझे नहीं मालूम कि मोहब्बत क्या होती है और कैसे होती है। इसीलिए मुझे वाकई वक्त चाहिए इस रिश्ते को समझने के लिए। थैंक यू। वो झिझकते हुए अपने बारे में बताते उसकी शुक्रगुजार हुई। अच्छी बीवी यकीनन सुकून का दूसरा नाम है और इस लम्हे उसकी बातों से, उसकी मौजूदगी से उसे जो सुकून मिल रहा था वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता था। उसने उसके चेहरे को दोनों हाथों के प्यालों में लेते मोहब्बत से उसके रुखसार छुए। मेंशन नॉट, धीरे से पीछे होते गंभीर लहजे में कहा, मुझे नींद आ रही है। वो जो ज़रा सा रिलैक्स होने लगती थी उसकी गुस्साखियों पर फिर से बेचैन हो जाती। गुड नाइट। उसके चेहरे से हाथ हटाते उठकर कमरे की लाइट बंद करते वो अपनी जगह पर आया। कंफर्टर अपने ऊपर लेते वो खामोशी से दूसरी जानिब मुँह करके लेट गया। किरत उसके लेटते ही सुकून का सांस लेते तकिया सही करते कंफर्टर का दूसरा सिरा खुद पर फैलाते फासले पर लेट गई। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर आएंगे। चिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।